तो हेलो बच्चों, दिस इज मोहम्मद अल्तमश और आज हम काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टोटल 9 वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हमारा पहला वीडियो होगा पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो होगा स्पीड और वेलोसिटी पर। इस तरह से हम टोटल 9 वीडियोस बना करके इसको हम कवर करने वाले हैं। ये जो हमारा लेक्चर होगा ये बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी चीजें कवर करेगा, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है BA, मतलब बेसिक टू एडवांस। सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जेई के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप सारी बातें ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपको फिजिक्स में एक इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। फिजिक्स आप फील कर पाएंगे। फिजिक्स जब तक आप फील नहीं करते तब तक पढ़ने में वो मजा नहीं आता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बगैर पेन के सॉल्व करने होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बहुत ज्यादा लेंथी मेथड से करते थे तो आपको बहुत शॉर्ट मेथड पता चलेगा, मतलब कैसे फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ना है, वो चीज आप हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स बेसिकली होता क्या है, पहले ये बात हम लोग समझते हैं। तो काइनेमेटिक्स बेसिकली ये स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। मतलब कि हम लोग मोशन तो पढ़ेंगे, लेकिन मोशन पढ़ने में वो जो बॉडी थी रेस्ट पे, वो बॉडी चलने कैसे लग गई, तो इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। तो हम लोग उस फोर्स के बारे में बातें अभी नहीं करेंगे। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड। इस तरह के वर्ड्स की हम लोग बात अभी करेंगे। अच्छा, तो अगर हमें मोशन को पढ़ना है तो मोशन को पढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि आपको रेस्ट पता हो। तो अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं रेस्ट पे हूं या मोशन में हूं? तो शायद आपका आंसर होगा कि मैं रेस्ट पे हूं। आपकी बात सही भी है, हम आपके हिसाब से रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर हमें कोई मान लो मून से अगर देख रहा हो तो मून से देखने वाले इंसान के लिए हम यहां पर जो खड़े हैं ये हम इसको रेस्ट पे नजर नहीं आएंगे। रीजन, क्योंकि जो अर्थ है वो हमारी रोटेट हो रही है। तो अगर अर्थ हमारी घूमेगी तो यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूं तो ये इसके साथ साथ मैं भी तो इस तरफ आऊंगा, तो कुछ टाइम के बाद मैं तो यहाँ नजर आ रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ जो इंसान था मून पर, वो अगर हमें ऑब्जर्व करेगा तो हम इसको हमेशा रेस्ट पे नजर नहीं आएंगे, हमें बोलेगा हम मोशन में। तो आपके हिसाब से हम रेस्ट पे हैं और किसी दूसरे के हिसाब से हम मोशन में हैं। इट मींस रेस्ट और मोशन ये कोई एक एब्सोल्यूट चीज नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड होने वाली चीज है। अगर कोई ऑब्जर्वर, हम आपके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके हिसाब से हम रेस्ट पे हैं, लेकिन किसी दूसरे के हिसाब से हम मोशन में है, तो इसका मतलब ये कि ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट चीज होती है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि जो रेस्ट और मोशन है वो कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट चीज है। अच्छा, यहां पर छोटी सी बात आई कि एब्सोल्यूट क्या होता है, तो एब्सोल्यूट के बारे में आपको समझ आना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 5 केजी एप्पल, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 5 केजी एप्पल, तो इसका मतलब 5 केजी मतलब 5 केजी है। ये एब्सोल्यूट चीज है कि अगर 5 केजी है तो आप हमसे पूछो कितना है तो 5 केजी होगा। किसी दूसरे से पूछोगे तब भी वो 5 केजी बताएगा। अमेरिका में जाके पूछोगे तब भी वो 5 केजी उसको बताएगा। तो इसका मतलब है कि 5 केजी ये हमारी एब्सोल्यूट चीज है। लेकिन रेस्ट और मोशन के बारे में ऐसा नहीं है। अगर किसी से पूछोगे तो बोलेगा रेस्ट पे, और किसी दूसरे से पूछोगे तो हो सकता है वो बोले मोशन में है। तो ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट चीज होती है, रेस्ट और मोशन। अच्छा, अगर इतनी बात आपने समझ ली है तो फिर आप ये बात बताओ, अगर मान लो कोई एक कार है या बस है, वो आगे चलती हुई जा रही है, इसके अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं और कोई एक इंसान है जो कि बाहर है। नाम मैंने रख दिया A, B और C। आपको ये बताना है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ बी रेस्ट पे है या मोशन में है, तो आप बोलेंगे कि सवाल ही गलत है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है कि हम ये बोल रहे हैं कि बी बताओ रेस्ट पे या मोशन पे, तो ये बात हम नहीं बता सकते। हमें पहले सवाल में पूछना पड़ेगा कि ऑब्जर्वर कौन है। तो फिर मैंने सवाल को अपडेट किया और मैंने आपसे बोला कि बताओ बी के बारे में, ए के रिस्पेक्ट में, अगर ए के हिसाब से बी क्या है, रेस्ट पे है या मोशन में है। सही, आपका आंसर सही है। बी जो होगा वो मोशन में होगा विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हम ये बात बोलेंगे जो बी है, बी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के हिसाब से जो बी है वो मोशन में है। मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बी के बारे में बताओ लेकिन सी के रिस्पेक्ट में, सी के हिसाब से बताओ बी रेस्ट पे है या मोशन में है। सोचें,
तो बेसिकली यहां पर ऐसा होगा कि जो सी है उसके पीछे बैठा हुआ है बी और गाड़ी इस तरफ चलती हुई जा रही है। तो सी वाले ने पीछे मुड़ के देखा, अच्छा तुम यहां बैठे हो। फिर कुछ टाइम के बाद देखा, अरे अच्छा तुम तो यही हो। तो इसका मतलब है कि उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये माना जाएगा कि उसका मोशन नहीं है। तो बी जो है वो रेस्ट पे ही माना जाएगा सी वाले के हिसाब से, क्योंकि सी वाला देख रहा है वहीं पे था, कुछ टाइम के बाद देखा फिर वहीं है, फिर टाइम के बाद देखा फिर वहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि जो बी है वो रेस्ट पे माना जाएगा सी के हिसाब से। तो बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सी वाले के हिसाब से जो बी होगा वो रेस्ट पे माना जाएगा। यहां तक बात आपको समझ आती? ठीक। अब थोड़ी सी बात, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि कैसे रेस्ट डिफाइन हो रहा है और कैसे मोशन डिफाइन हो रहा है, तो अब आप कुछ और, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैं पहले एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अगर मैं ए वाले के हिसाब से बात करूं, बी वाले को देख रहा हूं, तो अगर ए वाला बी वाले को देखेगा तो कैसे देखेगा? इसको देखेगा, फिर कुछ टाइम बाद फिर से देखेगा तो बोलेगा बी कहां गया? बी कहां गया मतलब चला गया। तो बी काफी आगे मूव कर गया है, इसका मतलब है कि वो मोशन में है। लेकिन वही सवाल जब सी वाले से पूछा गया बी के बारे में, तो सी वाले ने बी को देखा, अच्छा तुम यहां बैठे हो। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद देखा, अच्छा तुम तो इधर ही बैठे हो। तो इसका मतलब इसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं आया, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब है कि वो मोशन में नहीं माना जाएगा, वो रेस्ट पे माना जाएगा। सिमिलर डेफिनेशन के हिसाब से आप बताएं कि ए के बारे में विद रिस्पेक्ट टू बी, ए के बारे में बताएं बी के हिसाब से। तो अगर बी हमारा ऑब्जर्वर है तो ए के बारे में वो क्या बोलने वाला है? ठीक है, कुछ लोगों का आंसर शायद सोच रहे होंगे कि जो ए होगा वो रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन समझे, बात को समझे। अगर हम आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, मतलब आप बी हैं, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और पीछे जमीन पर कोई, रोड पे कोई इंसान खड़ा हुआ था, मतलब ए, उसको आप देख रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद आपने फिर से मुड़ के देखा तो आपको ए नजर नहीं आएगा, ए आपको बहुत दूर चला जाएगा। तो आप देखेंगे पहले ए जो था आपके पास था, फिर आप कुछ टाइम के बाद आप बस के अंदर बैठे थे, बस तो चलती हुई जा रही है। तो अगर आप बस के अंदर बैठे हुए तो आप पहले मुड़ के देखेंगे एक बार, तो आपको नजर आएगा कि हाँ ए है। कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर आप देखेंगे ए कहां गया? तो ए कहां गया मतलब वो चला गया मुर्शिद। तो चला गया मुर्शिद मतलब मोशन में है वो। तो हम बोलेंगे जो ए है वो हमारा मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग ये बात लिखेंगे कि जो ए है वो मोशन में है, इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के हिसाब से ए जो है वो मोशन में माना जाएगा, क्योंकि पहले जब बी देख रहा था ए को, अच्छा वहीं दिख रहा था, फिर कुछ टाइम बीतने के बाद फिर से देखता है तो गायब, है ही नहीं वहां पे। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो चला गया, मूव कर गया, मतलब मोशन में है। आई थिंक आपको यहां तक बात क्लियर हो, आपको यहां तक बात क्लियर है। तो हम लोग कुछ और बात अब समझते हैं। लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अब नेक्स्ट बात समझते हैं कि हमने जो बात की कि मोशन क्या है, तो हम इसको अगर डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो मोशन है उसको बोलेंगे चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो अगर पोजीशन में चेंज होगा तो हम बोलेंगे वो बॉडी मोशन में है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि फिर पोजीशन क्या है, पोजीशन भी तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, पोजीशन क्या है। तो पोजीशन बेसिकली फिजिक्स में हम लोग पोजीशन बोलते हैं, रियल लाइफ में हम लोग एड्रेस या लोकेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बात मतलब तीनों वर्ड्स का सेम है। तो पोजीशन मतलब एड्रेस या लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, जिस पॉइंट की हम पोजीशन की बात करना चाहते हैं। अच्छा, एग्जांपल समझो कि पोजीशन है क्या। तो पोजीशन के लिए मैंने एक डायरेक्शंस मैंने बना दी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मैंने डायरेक्शंस बना दी। और समझो कि आपका रिजल्ट आया था 10th का और आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, और घर वाले आपके बोलेंगे ऐसा करो कि कुछ मेहमान आए हुए तो आप मिठाई लेकर के आ जाएं। तो आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर शॉप पे एक्चुअल आपको लोकेशन एड्रेस नहीं पता है, लेकिन हाँ पता है कि कहीं चौराहे के पास में है। तो आप वहां चौराहे तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर आप किसी से पूछते हैं कि बताओ कि फला शॉप कहाँ है, किसी से आपने पूछा तो उसने आपको बताया 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर अगर बताएगा तो क्या आप उस शॉप तक पहुंच जाओगे? अगर कोई सिर्फ बोले कि बताओ यहाँ शॉप कहाँ है, तो आप बोलेगा, अगर किसी ने बोला कि 2 किलोमीटर, तो क्या 2 किलोमीटर सफिशिएंट जानकारी है पोजीशन को डिफाइन करने के लिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर 2 किलोमीटर की बात की जाए तो वो हम इस तरफ भी तो जा सकते हैं 2 किलोमीटर, हम इस तरफ भी जा सकते हैं 2 किलोमीटर, हम इस तरफ भी जा सकते हैं 2 किलोमीटर, हम इस तरफ भी जा सकते हैं 2 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हम पर्टिकुलर शॉप कहां पर है वो आपको सिर्फ 2 किलोमीटर से पता नहीं चलेगा। तो
तो आपको और क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। हाँ, तो इसमें हमें अगर पर्टिकुलर शॉप को डिफाइन की लोकेशन एड्रेस को डिफाइन करना है, मतलब पोजीशन डिफाइन करनी है, तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर अगर आपने बोला इससे काम नहीं चलेगा, आपको यहां पर डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्शन ले ली ईस्ट, इसका मतलब है कि अब हाँ आप उस शॉप तक पहुंच सकते हो। यहां पर आप खड़े थे तो आप 2 किलोमीटर जाओगे, ईस्ट की डायरेक्शन में चलोगे तो आप इस शॉप पे पहुंच जाओगे। तो पता क्या चला कि पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक है इसमें मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और दूसरा है इसमें डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तब जाकर के हम पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल है कि मैग्नीट्यूड क्या है। डायरेक्शन तो आपको वर्ड समझ आता है, ये आपने वर्ड सुना हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इस बात को हमें समझना होगा। देखते हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये बात देखते हैं। अगर हमने लिखा फॉर एग्जांपल 5 kg, तो अगर 5 kg में लिखूं तो ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर होगा, और दूसरी होगी यूनिट। तो यहां पर आप अगर ये आप 5 देख रहे हैं तो ये आपको एक नंबर नजर आ रहा है और उसके साथ में आपको एक यूनिट नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि इनके कॉम्बिनेशन को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो किस बात का मैग्नीट्यूड है ये, ऑब्वियसली मास का मैग्नीट्यूड होगा 5 kg। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमें अपनी हाइट डिफाइन करनी है, तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल 6 फीट, तो 6 फीट ये हाइट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर 6 एक नंबर है और फीट एक यूनिट है, तो एक नंबर और यूनिट को मिला करके ये एक हमारा मैग्नीट्यूड तैयार होता है। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसमें हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें अपनी हाइट डिफाइन करनी है, हमारी हाइट कितनी है, तो मैंने बोला 6 फीट, तो 6 फीट तो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब 6 फीट मैंने बोला, और ये अपने आप में सफिशिएंट जानकारी है, ये हमारा हाइट को डिफाइन कर पा रहा है। मैंने बोला 5 kg एप्पल, तो 5 kg ने उसके अमाउंट को डिफाइन कर दिया, उसके मास को डिफाइन कर दिया। इसके लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 kg सफिशिएंट जानकारी। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे पोजीशन है। तो पोजीशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी बतानी होती है। तो फिलहाल तो पोजीशन में हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो इस तरह से हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन का मतलब सिंपल एड्रेस और लोकेशन से है, ठीक है। तो कुछ और बात हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग अब नए वर्ड्स पे जाएं, एक्चुअली इसमें ऐसा होता है काइनेमेटिक्स में कि हमें पहले कुछ कुछ बेसिक टर्म्स को कवर कर लेना होता है, फिर जाकर के हम लोग काम की बात कर पाएंगे। तो नेक्स्ट, वैसे आपने शायद 9th क्लास में वर्ड सुने हो, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने कोई भी इस तरह की चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं, उसके हिसाब से हम सारी बातें पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नया वर्ड आता है हमारे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस तो बहुत आसान तरीके से डिफाइन होती है कि अगर मान लो मैं किसी एक पॉइंट पे था और वहां से मैं घूमते फिरते दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, तो एक जगह पे मैं था, वहां से घूमते फिरते मैं दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, तो जितनी भी हमने लेंथ कवर की है, जितना भी हमने पाथ चला है, वही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी आपने कवर किया, यहां से चल करके आपने यहां तक पहुंचा है, तो जो भी आपने कवर किया है लेंथ, वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगी। तो वही इसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अच्छा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, जिन्होंने वेक्टर्स पढ़ा होगा उनको बेसिक आइडिया होगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर होती है। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या है, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट हमारी मीटर में, ऐसा यूनिट। बाकी किलोमीटर भी एक यूनिट है, और भी सेंटीमीटर हो गया, फिट हो गया, ये सब लेंथ के मेजरमेंट की यूनिट्स होती है। ऐसा यूनिट हमारी मीटर होगी, ठीक है। ये बात बहुत छोटी बात है, आपको पता भी है। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है,
डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा केयरफुली समझना। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली अगर हमारे पास इनिशियली आप यहां पर थे और फाइनली आप यहां पर हैं, तो इसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में गैप कितना है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोग डिफाइन करते हैं, बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ बोलना टेक्निकली सही वर्ड नहीं है। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप स्काई परिपुरा में हैं और स्काई परिपुरा से आप स्काई राजबाग जाना चाहते हैं, आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे जाने के। तो एक आपको रास्ता मिला, एक आपको रास्ता मिला ये वाला, एक आपको रास्ता मिला ये वाला, एक आपको रास्ता मिला कोई मान लो यहां से घूमते घूमते यहाँ वाला। तो आपको 3 रास्ते मिले हुए, इसका नाम रखता हूं 1 और 2 और ये तीसरा वाला 3 मैंने बोला। तो अगर आप परिकपुरा से आप राजबाग जा रहे हैं तो इसका मतलब अगर आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 रूट्स हैं आपके जाने के लिए, तो अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वहां तक पहुंचने के, शॉर्टेस्ट पाथ आप बोलेंगे हमारे लिए यही वाला है जाने का, इससे हम और कहां से जाएंगे, उड़ के तो नहीं जाएंगे, उड़ के तो नहीं जाने वाले, तो ऑब्वियसली किसी पाथ पे चल के जाएंगे। तो इसका मतलब है ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने का। लेकिन क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप कितना है, मतलब स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ोगे उसकी जो लेंथ मिलेगी वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या समझे? डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो गैप बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जैसा पोजीशन में मैंने बोला था कि जो पोजीशन है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें सही है, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट को जब डिफाइन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में भी हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन की गई, ये भी डेफिनेशन का पार्ट है कि डायरेक्शन जो हमारी होती है वो हमारी फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। तो आपने लाइन ज्वाइन की ए से बी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया ये लेंथ जो भी यहां से यहां तक होगा। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन हमारी डिफाइन होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती। अच्छा, अगर हम लोग रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में आपने डिस्टेंस वर्ड आपने बार बार सुना होगा। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स है क्या? स्टडी ऑफ नेचर है। तो इसका मतलब है कि नेचर में हमें बार बार डिस्प्लेसमेंट वर्ड भी देखने को मिलता होगा। डिस्प्लेसमेंट की भी हम लोग इनडायरेक्टली बात करते ही होंगे, कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे। तो इसके एक्चुअल में अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं इस बात को थोड़ा समझें, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इनके एग्जाम्पल की थोड़ी सी बात हो जाए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आप डॉक्टर के पास मान लो जाते हैं और डॉक्टर आपको बोलता है कि आप सुबह उठ करके 5 किलोमीटर रनिंग किया करो। तो डॉक्टर ने अगर आपको बोला 5 किलोमीटर रनिंग किया करो, तो 5 किलोमीटर का मतलब क्या कहना चाह रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? तो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि 5 किलोमीटर डेली रनिंग किया करो या वॉकिंग किया करो, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, डिस्टेंस की बात करना चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाह रहा है? सही बात है। तो इसमें जो बात हमारी हो रही है वो डिस्टेंस की हो रही है। तो अगर डॉक्टर ने आपको बोला है सुबह उठ करके 5 किलोमीटर रनिंग किया करो, इट मींस वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस की बात करें। आपने डिस्टेंस अगर आपने कवर कर ली तो हमारा काम हो गया। अच्छा, अगर मान लो आपको यहां से लेकर के गुलमर्ग तक आपको जाना था, तो जहां पर अभी हम लोग हैं वहां से अगर आपको गुलमर्ग तक जाना है, तो गुलमर्ग तक जाने के लिए ए पॉइंट यहां से हम लोग गुलमर्ग तक जाना चाहते हैं और आपने कोई एक टैक्सी बुक की, तो टैक्सी वाला जो पैसा लेगा, फेयर चार्ज करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इन दोनों के बीच का गैप कितना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और यहां से यहां तक जाने के लिए एक्चुअली उसको कितना चलना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस। तो किस बात पर डिपेंड करेगा कितना पैसा लेगा, किस बात पर डिपेंड करेगा? सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि उस गाड़ी को चलना कितना है, उस बात पे वो पैसा लेगा। उससे उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में एक हम जहां से चलना शुरू किए हैं वहां से गुलमर्ग एक्चुअल में कितना दूर है, मतलब कितना गैप है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको कितना चलना पड़ेगा इस बात पे वो पैसा लेगा। तो डिस्टेंस आई थिंक आपको क्लियर है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, क्रिकेट का बेसिक आइडिया आपको होगा, समझे? जैसे मान लो एक ग्राउंड हमारे पास है, इस ग्राउंड में यहां से बॉलर ने बॉल थ्रो की, यहां से बॉल इस तरफ गई और यहां से एक बैटमैन था, इसने इस बॉल को हिट किया। तो ये वाली बॉल यहां से जाकर के इसके बैट पे पड़ती है
और ये वाला बैटमैन इस बॉल को हिट करता है। तो अगर इसको हिट करता है तो ये वाली बॉल मैं दो केस बना रहा हूं, एक यहां से लेकर के यहां गिरता है, और एक दूसरा केस मैंने बनाया कि बॉल बहुत ऊपर जाती है, बहुत दूर जाने के बाद वो बॉल यहां पे गिरती है। मैंने दो सिचुएशन की बात की। पहले आप ये बताओ कि अगर यहां से बॉल हिट की जाती है तो उसको 6 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट पे। तो बॉल कितना डिस्टेंस चली है या बॉल कितना डिस्प्लेस हुई, किस बात पे डिपेंड करेगा। तो शायद आप सही समझ पा रहे होंगे, ये जो डिपेंड करेगा ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल से समझो, जैसे मैंने पहला केस बनाया कि यहां से बॉल चलती है और यहां से जाकर के यहां पर गिरती है, तो मैंने पहला केस बनाया। दूसरा केस मैंने ये वाला बनाया, ये जितना बोर्ड हमें नजर आ रहा था वहां तक बनाया, समझो कि और ज्यादा ऊपर तक बॉल जाती है और यहां आकर के गिरती है, मैंने दूसरा केस बनाया। तो बताओ किस केस में 6 हमारा मिलना चाहिए, पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में? ऑब्वियसली पहले वाले केस में, क्योंकि इसने बाउंड्री को क्रॉस किया। तो ये डिपेंडेंसी हमारी बन रही है डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब इनिशियली जहां से हमने हिट किया बॉल हमारी कितना दूर जाकर के गिरी है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी को 6 मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बॉडी ने एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस चली है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इस वाले में देखो, दूसरी वाली जो केस मैंने बनाया है, इसमें बॉल यहां से लेकर के यहां तक जाती है, यहां से वापस आ रही है, तो इसने डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल की है, लेकिन फिर भी इस बात से में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनिशियली बॉल यहां थी, फाइनली बॉल यहां है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ही हमारा जो 6 होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसा रियल लाइफ में हमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पर डिपेंडेंसी हमारी डिस्टेंस पे होती। एग्जांपल ये वाला कि टैक्सी वाली बात अगर करेंगे तो उसको फर्क पड़ता है कि डिस्टेंस कितनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वो डिस्टेंस के हिसाब से आपको फेयर चार्ज करेगा, पैसा लेगा, उसको डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनिशियली बॉल यहाँ से हमने थ्रो किया और यहाँ जाके गिरती है, तो बॉल कितना हमारी डिस्प्लेस हुई इस बात से फर्क पड़ता है, और बॉल ने कितनी डिस्टेंस चली इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जहां पर डिस्प्लेसमेंट से फर्क पड़ेगा, और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जहां पर डिस्टेंस से फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर लिया कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये है क्या। ठीक है, अब ऑब्वियसली अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत है। जब क्वेश्चंस करते हैं तभी आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होता है। सबसे पहला सवाल, अगर मान लो हमने यहां से चलना शुरू किया, 5 मीटर ट्रेवल करते हैं, और उसके बाद हम यहां से 2 मीटर ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में चलते हुए जा रहे हैं, हम जाते हैं ए से लेकर के बी तक, फिर उसके बाद बी से लेकर के सी तक, ए से बी, बी से सी, यहां से मूव करके। सवाल अगर आपसे बोला जाए हम ए टू सी की अगर बात करें, आपको बताना है कि हम डिस्टेंस कितनी चले हैं और हम कितना डिस्प्लेस हुए हैं, ये दोनों बातें आपको बतानी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है कितना होगा। तो डिस्टेंस तो आसान है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ जितना भी आपने चला है वही डिस्टेंस हो जाती है। तो ये चला आपने पहले 5, उसके बाद आपने चला 2, तो हमारा आंसर हो गया 2 + 5, मतलब 5 + 2, तो 5 + 2 हमारे पास वैल्यू आ गई 7। तो हमारा जो डिस्टेंस हमने कवर की है वो हमारा आंसर हो जाएगा 7 मीटर्स। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेस हम कितना हुए, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। तो इनिशियल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट यहां है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में गैप कितना दिख रहा है, वो भी 7 मीटर ही है, क्योंकि यहां से यहां तक का जो गैप है वो ऑब्वियसली 5 + 2 मतलब 7 का गैप दिख रहा है। तो हमारा आंसर यहां फिर से 7 मीटर्स होगा। आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर है। अच्छा, इसमें एक बात और, डिस्प्लेसमेंट पे हमें डायरेक्शन भी तो लिखनी होती है ना। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी लिखनी है तो डायरेक्शन के लिए मैं आप कन्वेंशन, जब भी हम सवाल करेंगे तो आप ये कन्वेंशन फॉलो करें, इस तरफ हम लोग ईस्ट मानेंगे, इस तरफ वेस्ट होगा, और ये हमारा नॉर्थ, इधर वाला साउथ। तो इस तरह से हम कन्वेंशन फॉलो करने वाले हैं। तो हमारा आंसर अगर कंप्लीट लिखा जाए तो हम बोलेंगे 7 मीटर्स, और डायरेक्शन यहां से अगर मैं इस तरफ डिस्प्लेस हुआ तो ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट की है, तो हम यहाँ पर ईस्ट ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 7 मीटर ईस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आप ट्राई करें। यहां से 5 मीटर हम आगे जाते हैं और हम यहां से 2 मीटर पीछे की तरफ आते हैं, तो 5 मीटर आगे गए और 2 मीटर पीछे आ गए, उसी बात पे वापस लौट करके हम आ रहे हैं। तो सवाल आपसे बोला गया है कि बताओ ए से लेकर के बी तक जाते हैं, फिर बी से सी जा रहे हैं, हम ए टू सी की बात करने वाले हैं। तो ए टू सी में हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और कितना हम डिस्प्लेस हुए हैं। तो वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा सोचें क्या आंसर होगा। आंसर मैं यहां लिख रहा हूं।
तो जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 + 2। हमने जितना भी ट्रेवल किया है वही हमारा डिस्टेंस है, मतलब 5 + 2 हमारा आंसर होने वाला है। तो ये आंसर मैंने लिख दिया 7 मीटर। आई थिंक यह बात आपको समझ आती थी। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में गैप कितना है, मतलब ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो ये गैप कितना दिख रहा है आपको, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर यहां से यहां तक पूरा हमारा गैप है 5, यहां से यहां तक अगर देखें, ए से यहां से यहां तक, तो ये 5 है। इस 5 में अगर हम ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 5 - 2, मतलब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में 3 लेंथ का होगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 3 मीटर। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का गैप निकाल लो, वही हमारा आंसर है। तो हमने निकाला यहाँ से वैल्यू 5 - 2 कर दोगे तो ये वैल्यू आपको ये वाला गैप मिल जाएगा। तो ये गैप हमारा 3 होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन ईस्ट या वेस्ट, क्या डायरेक्शन आएगी। तो इसका सही आंसर है डायरेक्शन ईस्ट होगी। कैसे डिफाइन करते हैं डायरेक्शन को, फिर से समझो कि अगर हमारे पास कोई बॉडी इनिशियली यहां पर थी और बॉडी चल करके यहां पर आ गई, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होता है, उसकी जो डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डिफाइन होती है। तो इनिशियल पॉइंट हमारा ये वाला है, फाइनल पॉइंट हमारा ये वाला है। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्शन होगी, मतलब ये डायरेक्शन जो कि ईस्ट है, हमारा आंसर ईस्ट होगा। ठीक है, कुछ और बात समझते हैं हम लोग। अगर आपसे बोला जाए क्वेश्चन के थ्रू, और क्वेश्चन और ट्राई करें आप, कि जैसे मान लो मैंने यहां से चलना शुरू किया और सर्कुलर पाथ पे चलते हुए हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से हमने चलना शुरू किया। तो हमने यहां से चलना शुरू किया ए पॉइंट से, और घूमते घूमते हम वापस से ए पॉइंट पे पहुंच गए। तो एक सर्कुलर मोशन मैंने कंप्लीट किया, यहां से चलना शुरू किया, यहां से घूमते घूमते यहां तक पहुंच गए। सवाल आपसे पूछा गया कि बताओ डिस्टेंस हमने कितनी चली है। अगर इसकी रेडियस r है तो आपको बताना है कि हमने डिस्टेंस कितनी कवर की, और अगला सवाल आपसे बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। दोनों बातें आपको बतानी। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से आपने चलना शुरू किया, यहां तक अगर आप पहुंचे तो ये हमारे पास सर्किल पे आप चलते जा रहे हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस की जो लेंथ होती है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये लेंथ होती कितनी है सर्किल की, जो सर्किल के जो सरकमफ्रेंस है उसकी वैल्यू होती है 2πr। यहां से आपने चलना शुरू किया, यहां से घूमते हुए अगर आप वापस वहीं पहुंच जाते हैं तो आपने टोटल डिस्टेंस कवर की है 2πr। सही आंसर। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का गैप। तो इनिशियल पॉइंट जहां है वही फाइनल पॉइंट भी है, तो उनके बीच में गैप नहीं है, जीरो है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां हम जीरो लिखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट यहां जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं, आप इनको ट्राई करना। कि यहां से कोई इंसान चलना शुरू करता है और इस वाले पॉइंट तक जाता है। ए पॉइंट से हमने चलना शुरू किया और हम बी पॉइंट तक पहुंच गए। इसकी रेडियस आपको आर बताई गई है, सर्कुलर पाथ है ये, आधा ही सर्किल मैंने ड्रॉ किया, यहां से चल के यहां तक पहुंचता है। सवाल पहला, डिस्टेंस कितनी होगी ए से बी जाने में, और दूसरा सवाल है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आंसर मैं लिख देता हूं, आप इसको पॉज करके ट्राई करें। तो हमारा आंसर होगा पहले वाले में πr, और अगला जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा 2r। क्या यही आंसर आना चाहिए? कैसे आएगा देखें। तो अगर यहां से मैं चलना शुरू करता हूं, यहां तक पहुंचा, तो हमने कितनी लेंथ चली ये हमें पता लगाना है। तो ये लेंथ कितनी होगी ये पता लगाना है। तो हम बोलेंगे अगर पूरा सर्किल होता तो हम चलते 2πr। तो अगर पूरा सर्किल हम चलते तो 2πr होता, तो उसका आधा सर्किल अगर हम चलेंगे तो 2πr का आधा हमारा आंसर होगा। 2πr का आधा, आधा मतलब हाफ। तो 2πr को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से वैल्यू हमको मिल गई πr। यही हमारी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ये बात जानते हैं कि सेंटर से सर्कल के भी यहाँ इस वाले पार्ट को टच करोगे तो ये आर के बराबर होगा, और यहाँ भी एक जो पॉइंट है हमारा वो सेंटर से वो भी आर डिस्टेंस पे होगा, तो ये वाला भी आर है, ये भी आर, मतलब डायमीटर बेसिकली। तो जो ए बी लाइन है ये डायमीटर, डायमीटर कितना होता है
रेडियस का डबल मतलब 2r, तो यही हमारा आंसर हो गया 2r। डायरेक्शन बताएंगे आप, डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन हम लोग यही कन्वेंशन फॉलो करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनिशियली मैं ए पे था और बी पे पहुंचा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ईस्ट लिखी जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट लिखी जाएगी। ठीक है, अगला सवाल आप ये ट्राई करें। इस बार जो सर्किल है उस सर्किल में पूरा सर्किल नहीं, हम क्वार्टर ही चल रहे हैं सिर्फ। तो अगर यहां से हमने चलना शुरू किया और यहां तक चल रहे हैं, सिर्फ हम सर्किल का 1/4 ही कवर करते हैं। यहां से मैं चलना शुरू करता हूं ए पॉइंट से और यहां तक मैं पहुंच गया बी पॉइंट तक। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलना शुरू करते हैं, यहां से यहां जाते हैं। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि हमने डिस्टेंस कितनी चली है और हम कितना डिस्प्लेस हुए हैं, ये दो बातें आपको बतानी। थोड़ा टाइम ले, सोचें क्या करना है। तो डिस्टेंस तो आसान बात है, जो डिस्टेंस हमारी बनेगी, अगर पूरा सर्किल होता तो हम लिखते 2πr, लेकिन ये सर्किल का 1/4 है, क्वार्टर पार्ट है, 1/4 है, तो इसको मैंने 1/4 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया πr/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे वो भी समझते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना होता है कि अगर मैंने ए पॉइंट चलना शुरू किया और हम चलते हुए पॉइंट बी तक पहुंच गए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो डिफाइन होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप होता है। तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का गैप हमें निकालना होगा, ये लेंथ हमें निकालनी होगी। ये लेंथ कैसे मिलेगी? तो ये बात आप याद रखें कि जब भी हमें कोई इंक्लाइन लाइन की लेंथ निकालनी होती है तो वो पाइथागोरस से ही सॉल्व किया जाएगा। जो पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको आप ऐसा समझो कि अगर हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जिसकी एक साइड ये वाली दिख रही है, एक साइड ये वाली दिख रही है, और ये कि आपको ये वाला पार्ट दिखा है, यही वाला पार्ट हमें कैलकुलेट करना था। तो अगर आप ये लेंथ देखोगे तो ये लेंथ कितनी है? आर, रेडियस है ना, और ये लेंथ भी कितनी है? आर, रेडियस है। तो हम लोग अगर पाइथागोरस लगाएं तो हम बोल सकते हैं, इसको मैं बोल देता हूं कुछ एच बोल देता हूं मैं हाइपोटेन्यूज के हिसाब से। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास 2r स्क्वायर, ये एच स्क्वायर की वैल्यू है। रूट ले लें दोनों तरफ तो हमारे पास वैल्यू बनेगी √2 टाइम्स ऑफ r, ये हमारे h की वैल्यू होगी। यही हमारा आंसर हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी वैल्यू हमारे पास है √2r। और डायरेक्शन क्या लिखी जाएगी? तो डायरेक्शन हमारी लिखी जाएगी ए से लेकर के बी की तरफ, ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि या तो ये तो ईस्ट भी नहीं है, ये नॉर्थ भी नहीं है, साउथ भी नहीं है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम कैसे डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे? ये बात हमें अब समझनी होगी, पहले वो सीखेंगे फिर हम लोग इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। अच्छा, मैं इसीलिए यहां पर एक लगा देता हूं सिंबल। मैंने दो लाइंस बना दी डिस्प्लेसमेंट के बाहर, ये मैंने लाइंस बना दी। इसका मतलब होता है मॉड, इसको पढ़ते हैं मॉड। इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड। अगर मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी डायरेक्शन होती है। तो हम अगर ये लगा दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है। तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, क्योंकि डायरेक्शन अभी आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कुछ भी नहीं। तो इसको हमें अब पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग जो वीडियो कवर कर रहे हैं इसमें हम लोग पहले सारी बातें कवर कर लेंगे, कुछ बेसिक सवाल करते हुए, उसके बाद लास्ट में फिर हम लोग कुछ अच्छे सवाल भी करेंगे। तो लास्ट का जो हमारा पोर्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात समझते हैं, डायरेक्शन कैसे लिखी जाए, डायरेक्शन कैसे डिफाइन होगी। इसको हेडिंग मैंने लिखी है जियोग्राफिकल डायरेक्शन। तो अभी तक तो आप आराम से मैनेज कर पा रहे थे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी और वो इस तरफ जाती है तो हम बोलेंगे ईस्ट में जा रही है, इधर जाएगी बोलेंगे नॉर्थ में जा रही है, इधर जा रही है तो बोलेंगे वेस्ट में जा रही है, इस तरफ जाएगी तो साउथ बोल दिया करेंगे। तो सारी बातें हम डिफाइन कर रहे थे। लेकिन अगर मान लो कोई बॉडी यहां पर हो तो उसकी पोजीशन डिफाइन करना है, या तो उसमें ऑब्वियसली फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से काम नहीं चलने वाला है। तो फिर हमें यहां पर कुछ और तरीके से डिफाइन करना होगा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट होगा सर, नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट बात सही है,
लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। कैसे? अगर मैं यहां पर बीचों बीच में एक लाइन बनाऊं, आप इसको बोल दो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कोई डाउट नहीं। लेकिन ये जो अलग है ना, तो ये अगर ये डायरेक्शन तो अलग दिख रही है, यहाँ पे डायरेक्शन ये अलग दिख रही है, तो सबको नॉर्थ ईस्ट थोड़ी बोल सकते हो। नॉर्थ ईस्ट तो किसी एक के लिए डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन किया गया है नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच वाले को नॉर्थ ईस्ट हम बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डायरेक्शन है तो इसको नॉर्थ ईस्ट बोलना सही नहीं होगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। बहुत छोटी सी बात है। फॉर एग्जाम्पल हमें डिफाइन करना है कि हमारे पास ये वाली डायरेक्शन, ये वाला जो पॉइंट है, इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करनी है। तो अगर मान लो ये हमने एंगल माना 30 डिग्री, ये आपको कैलकुलेट करना होता है। तो अगर मान लो इस डायरेक्शन की बात करो जो कि यहाँ से 30 डिग्री एंगल पर है, तो अगर हम ये डायरेक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो इसको लिखने का तरीका होगा, सबसे पहले आप लिखेंगे 30 डिग्री। तो अगर यहाँ 30 डिग्री था तो आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 30 डिग्री। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन है ये ईस्ट से जुड़ी हुई लाइन है, तो मतलब ये ईस्ट से जुड़ी हुई लाइन, तो जुड़ी हुई लाइन में इधर भी हो सकता है और इस तरफ नीचे भी तो हो सकता था। तो ईस्ट से अगर जुड़ी हुई लाइन है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो ईस्ट का नॉर्थ साइड है ये, तो 30 डिग्री ईस्ट का नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे इसको। तो ये हमारे पास 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इस तरह से लिखा जाएगा। जिनको ये बात समझ आती बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे याद रख लो कि जो भी हमारे पास एंगल यहां दिया होता है आपको पहले एंगल लिखना होता है। उसके बाद ये तो समझ आ रहा होगा अगर लाइन हमारी यहां है तो नॉर्थ का वर्ड भी आएगा, ईस्ट का वर्ड भी आएगा, दोनों वर्ड्स आएंगे। कौन पहले कौन बाद, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आप इसके लिए आप याद रखो कि जिसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है वो हमारा बाद में लिखा जाता है। तो 30 डिग्री लिखेंगे, लिखा हुआ था। फिर ये भी समझ आ रहा है कि अगर लाइन यहाँ है तो इसका मतलब ये दोनों वर्ड्स आने वाले, नॉर्थ भी आएगा ईस्ट भी आएगा, तो वो बाद में आएगा जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है, ये हमेशा बाद में लिखा जाएगा। इसी हिसाब से आप बताएं इसका क्या आंसर आएगा। अगर मैं यहां से लिखता हूं 40 डिग्री डायरेक्शन इस तरफ, इसको मैं कैसे डिफाइन करूं बताएं। तो ये वैल्यू आएगी 40 डिग्री। 40 डिग्री यहां से अगर मैं देखूं तो साउथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये साउथ का वेस्ट साइड है। तो साउथ का वेस्ट मतलब वेस्ट ऑफ साउथ। क्रॉस चेक करो आप कि 40 जो एंगल था वो लिख दिया मैंने, और वेस्ट ऑफ साउथ तो आना ही है क्योंकि इसके बीच में हमारी लाइन बनी हुई है, और ये साउथ के साथ एंगल जुड़ा हुआ है इसलिए साउथ को बाद में लिखा गया है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। अगर इतनी बात आपने समझ ली है तो आप ये बात बताओ कि अगर हमने कोई एक लाइन बनाई और यहां से एंगल हमारे पास 60 बन रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा। अगर यहाँ नॉर्थ है यहाँ पर ईस्ट है तो क्या लिखूंगा मैं। तो सबसे पहले आपने लिखा एंगल, तो आपने एंगल लिखा 60 डिग्री। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे कि ये नॉर्थ के साथ जुड़ा है, तो ये ईस्ट और नॉर्थ दोनों वर्ड्स आने वाले हैं। नॉर्थ के साथ जुड़ा हुआ है तो नॉर्थ को आपको बाद में लिखना होगा। तो ये हमारा आंसर बन गया। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करो इसी में, फिर अगर इतनी बात आपने समझ ली है तो अगर ये एंगल यहां से 60 है तो यहां से कितना होगा। तो यहां से एंगल हमारा बनेगा 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारा होगा 30 डिग्री। अच्छा, अगर ये 30 डिग्री के हिसाब से मैं लिखने की कोशिश करूं तो मैं क्या लिखूंगा 30 डिग्री, और यहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ दोनों वर्ड्स आने वाले हैं, तो जिसके साथ एंगल जुड़ा है उसको मैं बाद में लिखूंगा। तो लिखा जाएगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या दोनों बातें सेम डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखी गई हैं? हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों ही बातें सेम हैं। तो अगर कहीं पर लिखा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इट मींस वहां लिखा है 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि दोनों बातें ये सेम है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बाद अब हम लोग कुछ एंगल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में बार बार एंगल्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो वैसे आप कुछ वैल्यूज आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे ये वाली वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये वाली वैल्यूज आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसमें आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। इनकी वैल्यूज आप जानते हैं। इसके अलावा जो हमें जरूरत पड़ती है वो कुछ और एंगल्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक साइड 3 है
और दूसरी साइड अगर 4 है तो पाइथागोरस लगा करके आप ये बात अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू 5 मिलेगी। तो पाइथागोरस लगा के आपने ये वाली वैल्यू भी निकाल ली। अब अगर इसको आप ऑब्जर्व करो, जो ट्रायंगल है इसकी एक साइड 3 है, 4 है, 5 है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये वाला एंगल 37 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 3 है, 3 4 5 ट्रायंगल के अंदर 3 के सामने जो एंगल है वो 37 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वाला एंगल 37 है तो ये वाला एंगल 53 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल्स जो ट्रायंगल के होते हैं इनका समेशन 180 होता है। तो ये वाला एंगल ऑलरेडी 90 है, फिर इसका मतलब है कि ये एंगल मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि सही लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों एंगल्स को याद रखेंगे कि आप ऐसे याद रखें 3 के सामने 37 होता है 3 4 5 ट्रायंगल के अंदर, तो दूसरा वाला एंगल है जो बाय डिफॉल्ट 53 हो जाएगा। अब अगर आपको ये ट्रायंगल आपके दिमाग में है तो आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू भी, कॉस की वैल्यू भी, टेन की वैल्यू भी, बाकी सारी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि बताओ tan 37 की वैल्यू क्या होगी, tan 37 की वैल्यू क्या बनेगी। तो आसान बात है, आप जानते हैं कि tan 37 के लिए tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 37, 37 के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, तो आंसर आएगा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ tan 53 की वैल्यू क्या होगी, तो इस एंगल के लिए 53 एंगल के लिए जो हमारे पास tan की वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर, इसका एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर मतलब 4, और इसका जो बेस बनेगा वो 3 होगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 4/3। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ tan 37 की वैल्यू क्या होगी, तो tan 37 की वैल्यू बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, कॉस की वैल्यूज भी आप निकाल सकते हो, सारी वैल्यूज आपको पता है। तो आपको दिमाग में बस ये वाला ट्रायंगल अपने दिमाग में रखना है, जिसको हम मैजिक ट्रायंगल बोल सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल बार बार आता रहता है, जिसको हम बोल सकते हैं मैजिक ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल। ये 3 4 5 ये खास ट्रायंगल है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो एंगल्स हमारे हैं ये तब भी वैलिड होंगे अगर हमारे पास ये साइड 3 ना होकर के इसको मैं अगर डबल कर दूं, फॉर एग्जांपल इस वाले को मैं डबल कर दूं तो ऑब्वियसली ये भी डबल हो जाएगा, तो एंगल लेकिन हमारा वही रहेगा। काइंड ऑफ मैंने इसको जूम कर दिया, तो जूम कर देंगे तो एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये 3 ना होकर के 3x भी है और ये वाला 4 ना होकर 4x होगा और ये वाली जो वैल्यू होगी अगर 5x टाइप है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी एंगल्स हम इस तरह से निकालेंगे। तो ये वैल्यू आएगी 37 tan 37 तो होगा 3x/4x मतलब 3/4। तो इस तरह से हम लोग ये वाली बातें ध्यान रखेंगे, इसकी हमें जरूरत बार बार पढ़ने वाली, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक एथलीट था, वो इस पाथ पे दौड़ता हुआ चलता है, उसके बाद यहां से मुड़ जाता है और ये इसके बाद सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है, ये आधा सर्कल कवर करता है यहाँ से। तो पहले यहाँ से यहाँ गया, ये लेंथ आपको बताया गया कि ये लेंथ है कुछ 21 मीटर, और आपको बताया गया इसकी जो डायमीटर, इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस आपको बताई गई है 14 मीटर। तो इसके रेडियस बताई गई, सर्कुलर पाथ की रेडियस है 14 मीटर। यहां से चलते हुए यहां जाता है, यहां से पहुंच के यहां पहुंच जाता है। इसका मैं अगर नाम रखूं तो इसका पहला नाम मैंने ए रखा, इसको मैंने बी रखा और इसका नाम मैंने सी रखा। तो आपको बताना है ए से सी तक अगर हम चल के जाते हैं तो ए से सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी हुई और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात हम लोग डिस्टेंस की करते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस तो आप जानते ही, हम लोग बात कर ही चुके हैं कि अगर यहां से पार्टिकल चलना शुरू करता है, जितना भी पाथ ट्रेवल करेगा वही डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं तो पहले हमने ट्रेवल किया यहां से यहां तक मतलब 21, तो हमने 21 ट्रेवल किया। उसके बाद यहां से यहां तक चलते जा रहे हैं, तो ये इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, तो सर्किल में लेंथ कैसे निकालते हैं, ये सरकमफ्रेंस है। तो ये अगर हमारे पास पूरा अगर सर्किल होता तो हम बोलते 2πr है, उसका आधा है, इट मींस ये वाली वैल्यू 2πr का आधा है, तो मैंने आधा कर दिया। यहां तक सही, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो यहां पर पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू मैं साइड में लिख देता हूं, इसकी वैल्यू 22/7 आप लेते हैं, या इसको हम लोग 3.14 से भी सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 22/7 यूज करूंगा पाई के लिए। आर की वैल्यू 14 है, आपने सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है 44 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी जो डिस्टेंस हमारी होगी, तो ये डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक 21 है और यहां से यहां तक 44 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 + 44। तो
तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 मीटर्स। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का गैप। इनिशियल से फाइनल पॉइंट का गैप जो है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो इनिशियली हम यहां पर थे और फाइनली हम यहां पर हैं, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप है यही डिस्प्लेसमेंट है, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया यही डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी इंक्लाइंड लाइन होती है तो उसकी लेंथ निकालने का एक ही तरीका हम जानते हैं, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाना होगा, आपको सॉल्व करना होगा। तो अगर हमारे पास ये वाली लेंथ निकालनी है हमें, तो ये वाला आप देखो, ये वाला पार्ट कितना है 21, और ये वाला पार्ट अगर हमें मिल जाए तो हम लोग पाइथागोरस लगा करके ये इंक्लाइन लाइन जो आपको दिख रही है ये वाली लाइन, इसकी हम लेंथ बता सकते हैं। तो ये वाली लेंथ अगर आप देखें तो ये 14 इसकी रेडियस है, तो ये हो जाएगा डायामीटर। तो डायामीटर होता है रेडियस का डबल, तो ये हो गया 28 मीटर और ये वाला है 21 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर लें, AC की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस लगा दे सिंपल, तो ये हमारे पास रिलेशन बनेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप पहले इसको आप स्क्वायर करें, जो कि ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या करें, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी साथ साथ में सीखना चाहिए, तो कैलकुलेशन आप सीखते चलें। ये 21 लिखा है, तो 21 का मतलब होता है 7 into 3। ये लिखा हुआ है 28, इसको बोल सकते हैं 7 into 4। तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। इसमें से मैंने क्या किया, 7 स्क्वायर को कॉमन लिया, तो अंदर वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला हो गया 7 स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16, ये हो गया 25। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 25 को ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 35 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 35 स्क्वायर, मतलब हम बोल सकते हैं AC की वैल्यू है 35 मीटर्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 35 मीटर। ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन कैसे लिखी जाएगी इसमें, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो डायरेक्शन देखें हम लोग, अगर हमने यहां से चलना शुरू किया, हम यहां तक पहुंच जाते हैं, तो इनिशियल से हम फाइनल की तरफ, ये हमारी डायरेक्शन बनती है। हमने आपको बोला है कि यहां पर आप कन्वेंशन ये फॉलो करेंगे कि इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ ईस्ट होगा, इधर वेस्ट और इधर साउथ। तो इस तरह से हम कन्वेंशन मानते हैं। तो अगर हम इस तरफ गए, इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं हम गए, तो ये हमारे पास इतना तो समझ में आया कि नॉर्थ और ईस्ट वर्ड आने वाला है। एंगल अगर हमें मिल जाए तो हम एंगल के साथ बड़ा आसानी से लिख देंगे। तो अगर मैं इस वाले एंगल को लिखता हूं थीटा, क्या हम ये एंगल बता सकते हैं कितना होगा? क्या ये एंगल हम बता सकते हैं कितना होगा? हाँ, कैसे? अगर मैं इसमें थीटा अगर हम देखूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू होगी, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 28 और बेस है 21। तो ये हमारे पास सॉल्व करोगे 7 से डिवाइड करके, तो ये वैल्यू आ गई 4/3। अगर ये tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो अगर आप पिछली स्लाइड से देखें तो tan थीटा अगर 4/3 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है वो 53 है। तो ये वाला जो एंगल होगा हम बोल सकते हैं 53 डिग्री है। अगर ये वाला एंगल आपको पता लग गया 53 डिग्री है, तो आप यहां लिख दें 53 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद ये तो समझ आ रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट वर्ड आएगा, तो बाद में कौन आता है, जिसके साथ एंगल जुड़ा हुआ होता है। तो ईस्ट को हमें बाद में लिखना है, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और बात समझते हैं। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक आइडिया होगा, अगर नहीं है तब भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें बात करनी है कि अगर कोई पॉइंट यहां पर थे, हम इस पॉइंट से यहां पर चले जाते हैं, इस बार आपको जो डेटा दिया गया है वो आपको कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में दिया गया है, मतलब x1 y1 दिया है इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट है x2 y2। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये थोड़ा सा समझें। जैसे अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हमारे पास y एक्सिस इधर हो गया, x एक्सिस, और मैंने यहां पर पॉइंट लिखा 1,2, और यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिखा 3,5, ऐसा मैंने कुछ लिखा। तो 1,2 का मतलब क्या होता है? 1,2 का मतलब होता है आपको 1, ये पहला होता है x बताता है, दूसरा वाला
y बताता है। अगर मैं एक और लिख दूं तो वो z के बारे में बताएगा, एक्सिस के बारे में बता रहा होता है। तो अगर 1 मैंने लिखा तो 1 का मतलब है x में 1। तो अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हो तो इस पॉइंट के लिए आपको x में ट्रेवल करना पड़ेगा 1, x में आपने ट्रेवल किया 1, और y में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 2। तो y में ट्रेवल करेंगे 2 तो हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए 3,5 का मतलब क्या है, तो ये पॉइंट बता रहे 3,5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब अगर इस पॉइंट तक आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको x में चलना पड़ेगा 3 और y में चलना पड़ेगा 5। तो आप यहां से चलेंगे 3 x में, और यहां से 3 पहुंचने के बाद यहां से यहां जाएंगे 5, तो आप इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जो पॉइंट आपको दिया गया है। तो x यहां से आपने x में चला 3 और y में आपको चलना पड़ेगा 5, तो आप इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाओगे। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अगर मैं बात करूं कि ये लेंथ अगर हमें निकालनी हो कि ये ए से बी, ये डायरेक्ट जो आपके पास लाइन दिख रही है, इस लाइन की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने शायद फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये रिलेशन होता है, ये लेंथ होती है रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन होता है। आया कहां से, इसका मैं प्रूफ भी देख लेता हूं जल्दी से। अगर भाई ये निकालना है कि ये वाली लेंथ कितनी है, तो मैंने आपको बताया है कि जब भी इंक्लाइंड लाइन आपको दिखे तो इंक्लाइंड लाइन की लेंथ निकालने का एक ही तरीका होता है पाइथागोरस, और कोई तरीका हमें अभी नहीं पता है। तो अगर ये हमारे पास इंक्लाइंड लाइन है, इसका जो अगर लेंथ निकालनी है तो हम बोलेंगे पाइथागोरस लगाओ। तो पाइथागोरस लगाने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए और हमें परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये कितना है, देखे ध्यान से। अगर मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो ये वाले पॉइंट के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि यहां से आप x1 आगे जाओ और y1 ऊपर जाओ, तो आप इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे। सही है। अगर मैं बोलूं x2 क्या, ये वाला जो पॉइंट है x2 y2, इसका मतलब आपको इसके लिए x में x2 जाना पड़ेगा, y में y2 जाना पड़ेगा, तो आप यहां पर इस वाले पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि ये लेंथ कितनी है, तो यहां से यहां तक तो ये x2 आपको दिख रहा है, और यहां से यहां तक आपको x1 दिख रहा है। इट मींस ये वाली जो वैल्यू होगी वो x2 माइनस x1 होगी। तो ये वाली वैल्यू होगी x2 माइनस x1। सिमिलरली ये पूरा यहां से यहां तक y2 है, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये y1 है, इसका मतलब ये वाला पार्ट होगा y2 माइनस y1। सही है। पाइथागोरस लगाइए। तो पाइथागोरस अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास रिलेशन दिखेगा। इस वाले को मैं बोल देता हूं AB, ये लाइन आप देख रहे हैं, इसको मैंने बोल दिया AB लाइन। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका बेस का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन बना। इसमें से आप अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो यहां पर रूट आएगा, तो रूट आते ही ये रिजल्ट आपका इस तरह का कुछ दिख रहा होगा। तो ये मैंने इसका प्रूफ देखा। ठीक। अब अगर मान लो आपके पास एक सवाल है कि एक पॉइंट आपको ए दिया गया, इसके कोऑर्डिनेट्स है 3,0 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,4। सवाल आपसे पूछा गया है कि अगर हम ए से बी जाते हैं तो कितना हम डिस्प्लेस होंगे, डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है। तो ये आपको निकालना है कितना होगा। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर लो। मैं कॉमन सेंस से कर लेता हूं, वैसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आपको x1 x2 x1 की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है। फाइनल पॉइंट हमारा होता है x2 और y2, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। चलो फॉर्मूले से ही कर लेता हूं। तो फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो यहां से आपको ये लेंथ आपको मिल जाएगी, ए बी लेंथ। ये वैल्यू आएगी रूट के अंदर, ये वाला आप देख रहे हैं तो ये लिखा हुआ x1। आपको फॉर्मूला लगाना होता है x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू यहां पर है, ये वाला हमारा x2 है, ये वाला y2 है, ये वाला x1, ये वाला y1। तो अगर मैं x2 माइनस x1 लिखूं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह का रिलेशन बनेगा। अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आएगा रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। उम्मीद है आप जब तक सॉल्व करके इसको देखेंगे तो 25 आएगा, रूट लेंगे 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आया 5 मीटर। तो ये वाली जो लेंथ है ये आपको मिलेगी 5 मीटर। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर मैंने लिखा 5 मीटर। आई थिंक यहां तक बात बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। डायरेक्शन आप थोड़ा सा सोच के बताएं, थोड़ा सा टाइम लेकर पॉज करके आप ये बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर मैं डायरेक्शन लिखता हूं। तो डायरेक्शन बेसिकली
हम जो डिफाइन करते हैं वो इनिशियली मैं यहाँ पे था, मैं अगर इस तरफ मूव किया तो हमारी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां से हमने चलना शुरू किया है वहां पर हम कंपास रख देंगे। तो यहां मैंने कंपास रख दिया, क्योंकि हम जहां पर थे हम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, मैं यहां हूं तो हमारे हिसाब से मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो इस तरफ जाएंगे तो नॉर्थ हुआ, अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो साउथ हुआ, अगर इस तरफ जाएंगे तो हमारा वेस्ट होगा, इस तरफ जाएंगे तो हमारा ईस्ट होगा। तो अपने हिसाब से हम इस तरह से डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यहां पर गए तो आपको डायरेक्शन निकालने के लिए जहां पर आप खड़े थे इनिशियली वहां पर आप कंपास बनाए। तो ये हो गया नॉर्थ साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट। तो पता आपको ये चल गया कि हमारा जो आंसर है वो नॉर्थ और वेस्ट के हिसाब से लिखा जाएगा। एंगल हमें देखना होगा, तो अगर ये वाली लेंथ में देखूं तो लेंथ कितनी, 3,0 बताता है कि 3 आपको x में चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 3 है। ये क्या बता रहा है, यहां तक पहुंचने के लिए आपको x में 0 चलना है और y में आपको 4 चलना है, तो यहां से आपको यहां 4 चलना होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल आएगा 4/3 tan थीटा की वैल्यू। तो यहां से पता चला कि जो tan थीटा है इस वाले ट्रायंगल में इसकी वैल्यू आएगी 4/3। तो इसको आप लिख देंगे 4/3। तो थीटा कितना, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 53 डिग्री। खत्म हो गई बात। तो आप आंसर लिखेंगे 5 मीटर और डायरेक्शन के लिए आप लिखेंगे 53 डिग्री। एंगल क्या है, एंगल हो गया 53 डिग्री। अब इसके बाद क्या लिखूं मैं, नॉर्थ और वेस्ट तो बढ़ाना ही वाला है, तो जिसके साथ एंगल जुड़ा होता है वो हम बाद में लिखते हैं। तो वेस्ट के साथ एंगल जुड़ा है तो हम लिखेंगे बाद में उसको, तो लिखा जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। इसमें एक और मैंने रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में x1 y1 z1 तीनों ही वैल्यूज हो तो फिर हम कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेंथ कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स 3D में है कि पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट हमारा यहाँ कहीं होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको x1 y1 z1 दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 दिए हैं। तो अगर हमें इसके बीच की लेंथ निकालनी है तो इसका रिलेशन आपको पता होता है, नहीं पता है तो आप ये बात लिख लें। इसका मैं अलग से प्रूफ अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ध्यान रखना है अगर z भी लिखा है तो आपको z2 - z1 का स्क्वायर भी यहाँ ऐड कर देना होगा, बाकी सारी बातें वैसी ही हैं। ठीक है, तो सवाल देखें। अब आपको फॉर्मूले पता होते हैं, आपको रिलेशन पता होता है कैसे अप्लाई करना है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जब सवाल आपको लैंग्वेज में लिखा होता है तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपको थोड़ा सा अप्रोच आपको डेवलप करनी होगी। ये ऑब्वियसली विद टाइम धीरे धीरे क्वेश्चन आप देखते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, तो फिर वो चीज आपकी डेवलप हो जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सवाल लिखा है कि अगर कोई बॉडी है मूव करती है 3 मीटर नॉर्थ में और 4 मीटर ईस्ट में, उसके बाद जाती है, फिर उसके बाद 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड बॉडी चढ़ती है, तो सवाल आपसे बोला जा रहा है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये हमें बताना है। तो ये अगर हम देखें 3D वाली चीज है, तो अगर मैं इसमें जो हमारे पास रिलेशन था, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इनिशियली बॉडी कहां है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप इनिशियल के लिए 0 0 0 मान लो। 0 0 वाला कौन सा पॉइंट होता है, ये वाला। ये x में कितना जाना पड़ेगा 0, y में कितना जाए 0, z में कितना जाए नहीं जाना है 0। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो हमारा 0,0,0 बोला जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ दूसरे वाले पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, मैं गया 3 मीटर x में, बहुत बढ़िया। तो 3 मीटर x में गया, इसका मतलब इसको मैं लिख दिया पहला 3। मतलब आप दूसरे पॉइंट जो पहुंचने वाले हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 3 चलना पड़ेगा। एक सेकंड, ये आपको बोला है 3 मीटर नॉर्थ है ये, तो मैं नॉर्थ इधर बना लेता हूं। तो नॉर्थ में आपको चलना है 3 मीटर, ठीक। उसके बाद चलना है आपको 4 मीटर इस तरफ, तो 4 मीटर आप गए इस तरफ, इस डायरेक्शन में, तो ये हमारी ईस्ट होगी, इस तरफ ईस्ट होता है। अगर इसके बाद देखें तो यहां पर लिखा हुआ है 4 मीटर के बाद कि 12 मीटर हम वर्टिकली अपवर्ड चलते हैं, मतलब यहां से यहां आ जाता है वर्टिकली अपवर्ड। ये ग्राउंड प्लेन में हमारी चीजें बनी हुई हैं, यहां से यहां में 12 मीटर और आगे आना है, तो हमें निकालना है कि यहां से यहां तक का गैप कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं कि हमारे पास जो फाइनल कोऑर्डिनेट होगा उसके पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं क्या लिखा जाएगा, एक्स में हम कितना चले, एक्स में कितना चले, इसको मैं एक्स बोल देता हूं, इसको मैं वाई बोल देता हूं। तो एक्स में हमें कितना चलना पड़ेगा 4, वाई में हमें कितना चलना पड़ेगा 3, और z में कितना चलना पड़ेगा 12। तो इस वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो 4, 3, 12 हम बोल सकते हैं। अगर आपको इनिशियल पॉइंट पता है और आपको फाइनल पॉइंट भी पता है तो बात खत्म हो गई ना, फिर क्या बोले। अच्छा, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं, शायद आपको क्लियर नहीं हो रही होगी बात, मैं कैसा बनाना चाह रहा हूं। इसको आप बॉक्स की तरह समझें सर।
तो पहले हमें चलना है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में चलते हैं, पहले हम लोग यहाँ चले, यहाँ पहुंचे, ये हमारा है 3, उसके बाद मैं फोर्थ में चल रहा हूँ इस तरफ, और उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, ये हमारे पास 12 हो गया। तो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का हमें गैप निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएं, आप रिलेशन लगा दें। रिलेशन हमारे पास होता है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, और ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है, इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो रिलेशन आएगा ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 12 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 169। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 13 आ रहा है। मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा गया था, तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला 13 मीटर। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन समझने के लिए आपको वेक्टर्स का आइडिया होना चाहिए। तो मैं फिलहाल मान के चल रहा हूं वेक्टर्स आपको नहीं आता। अगर वेक्टर्स नहीं आता है तो जब वेक्टर सीख लेंगे तो फिर हम लोग ये वाली चीजें भी मैनेज कर पाएंगे।